गुरुदेव प्रणाम। सृजनात्मक प्रतिभा की खिलावट में परिवार, समाज एवं शिक्षा तंत्र किस प्रकार सहयोगी हो सकता है? गहरे पानी में गोता लगाने वाले वैज्ञानिकों की आदत तो खतरनाक प्रतीत होती है। क्या किसी सरल सी विधि द्वारा भी ऐसे ही परिणाम लाए जा सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। यह सवाल महत्वपूर्ण है। समाज, परिवार और शिक्षा प्रणाली से बहुत सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। फिलहाल स्थिति ऐसी है कि शिक्षा प्रणाली और परिवार, समाज ये सब मौलिकता के और सृजनात्मकता के विरोध में हैं। ये बाधाएं खड़ी करते हैं। इसलिए आश्चर्य नहीं कि दुनिया में यदा कदा हजारों में कोई एक व्यक्ति के भीतर ही वैसी खिलावट हो पाती है। सच पूछो तो जहां परिवार, समाज और शिक्षा तंत्र असफल हो जाते हैं, केवल वहीं पर सहज स्वधर्म की खिलावट हो पाती है। इसलिए प्रतिभाशाली लोग इतने कम नजर आते हैं दुनिया में। महत्वपूर्ण सवाल है कि किस प्रकार सहयोगी हो सकते हैं। कुछ बातें स्मरण रखें। पहली बात, स्वधर्म का सम्मान करना सीखना होगा। हर व्यक्ति की इंट्रिंसिक नेचर, उसके भीतर का स्वधर्म भिन्न भिन्न है। हमें इस बात का एहसास करना होगा और लोगों का आदर करना होगा जैसे वे हैं। उन्हें फोर्स ना करें किसी और जैसे होने के लिए। हर व्यक्ति अपने जन्मजात गुण लेकर आया है। उन गुणों का प्रस्फुटन हो, अंकुरण हो, वह व्यक्ति फले फूले, यह तभी संभव है जब उनके सहज गुणों का सम्मान हो। अगर हम अपमानजनक दृष्टि से देखते हैं कि यह ठीक नहीं है, यह निम्न स्तर का है, उच्च स्तर ऐसा होना चाहिए, अगर हम एक आदर्श इमेज खड़ी करते हैं, तब मुश्किल खड़ी होती है। हर व्यक्ति परधर्म में उलझ जाता है, दूसरों की नकल करने लगता है। ये शब्द सुनने में कितना अच्छा लगता है, आदर्शवाद, किंतु याद रखना बड़ा खतरनाक है। आदर्श का मतलब है मैं किसी और का अनुकरण करूंगा, जो मेरी आत्मा से आवाज आती है उसकी नहीं सुनूंगा, मैं दूसरों की सीख पर चलूंगा। कमल के फूल को कोई सिखाने लगे कि गुलाब बन जाओ, और गुलाब के फूल से कोई कहे कि चमेली बन जाओ, और चमेली को सिखा दे चंपा होना, क्या होगा? ना गुलाब गुलाब हो पाएगा, ना चमेली चमेली हो पाएगी। कुछ ऐसा ही मनुष्य जाति के संग हुआ है। हमारे परिवार ने और शिक्षा प्रणाली ने, समाज ने, देश ने, सारे विश्व ने मिलकर छोटे छोटे बच्चों के मन में आदर्शवाद का जहर भर दिया है, और इसलिए सृजनात्मक प्रतिभा पैदा ही नहीं हो पाती। पैदा होने के पहले ही हमने गला घोंट दिया। तो आदर्शों की शिक्षा नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति जैसा है उसका वैसा सम्मान होना चाहिए। हाँ, इस बात की कद्र करो कि वो अपने आंतरिक गुणों को विकसित होने का अवसर दे। उसे बाहर से किसी की नकल नहीं करनी है, अपने भीतरी गुणों की खिलावट में मददगार होना है। शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि जो व्यक्ति जिस प्रतिभा के बीज लेकर आया है, हम उसी में पानी डाल सकें, खाद डाल सकें। अभी तक वैसा नहीं हो पाया है। एक आदर्श समाज, एक आदर्श शिक्षा तंत्र ऐसा हो। अगली बात मैं कहना चाहूंगा, दूसरों से मुक्त होने की कला सिखाई जाए बचपन से ही। हम संग साथ कैसे रहना है बच्चों को ये तो सिखाते हैं। क्लास में 50 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, उनमें आपस में भाईचारा हो, ये तो ठीक। आपस में खेलें कूदें, मिलें जुलें, ये भी ठीक। बच्चों को हम ये भी सिखाएं कि कभी कभी एकांत में भी रहा करें। आधा घंटा, 1 घंटा अपने आप में मगन होकर, जहां कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरी चीज भी नहीं है, खिलौना भी नहीं है, पढ़ने को भी नहीं, कुछ भी नहीं। सृजनात्मक प्रतिभा एकांत में, मौन में प्रस्फुटित होती है। बच्चों को हमें सिखाना चाहिए इनसाइड आउट। तुम्हारे भीतर जो है उसे बाहर लाओ, और इसके लिए जरूरी है कि समाज और परिवार बाहर से उनके ऊपर कुछ ना थोपे। फिलहाल हम उनके ऊपर इतना थोप दे रहे हैं, भीतर क्या है उसका पता ही नहीं चलता।
उस व्यक्ति को स्वयं ही पता नहीं चलता कि मैं कौन सी टैलेंट लेके आया है, परमात्मा ने मुझे किस लिए इस दुनिया में भेजा है, क्या बनने के लिए, क्या करने के लिए। बच्चों से पूछो, हाई स्कूल पढ़ गए, वहां तक तो कंपलसरी था सब कुछ पढ़ना, उसके बाद उनका कंफ्यूजन, क्या बनना है, क्या करना है, किस दिशा में जाना है, ना उन्हें समझ में आ रहा और ना ही परिवारजनों को समझ में आ रहा। बड़ी कंट्राडिक्टरी बातें कह रहे हैं, माँ कुछ कह रही है, पिता कुछ कह रहे हैं, बड़े भाई कुछ और कह रहे हैं, चाचा कुछ और कह रहे हैं, शिक्षक का सुझाव कुछ और है, दोस्त कुछ और सिखा रहे हैं। कंफ्यूजन, भीतर से कुछ उत्तर ही नहीं आ रहा, क्योंकि भीतर की आवाज हमने कभी सुनना सिखाया ही नहीं। ये बात सिखाई जानी चाहिए। अतीत का त्याग करना सिखाया जाना चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम द पास्ट। हमारा रूढ़िवादी परंपरावादी समाज इस बात पर बहुत जोर देता है कि जो पहले हो चुका है उसका आदर करो। अतीत स्वर्णिम था, उसकी गरिमा और महिमा के गुणगान हम गाते हैं। अगर व्यक्ति को सृजनात्मक बनाना है, उसे वर्तमान में जीना सिखाना होगा, उसे अतीत से मुक्त करो। जो व्यक्ति अतीत के पहाड़ तले दबा हुआ है, उसके भीतर से सृजनात्मकता का झरना कभी नहीं फूट सकता। और इसलिए आपने देखा होगा, वृद्ध लोग जिनके ऊपर अतीत हावी है, पास्ट ओरिएंटेड हो गए हैं, वो फिर सृजनात्मक नहीं रह जाते। कम उम्र के लोग सृजनात्मक होते हैं। खलील जिब्रान ने अद्भुत किताब लिखी, द प्रॉफिट, 15 साल की उम्र में। कोई मुकाबला नहीं उस अद्भुत छोटी सी पुस्तिका का। 15 साल की उम्र में लंबी आयु वह जिया, बाद में बहुत किताबें लिखी, लेकिन वैसी किताब फिर दोबारा नहीं आई। क्या हुआ? जैसे जैसे अतीत हावी होता जाता है, सृजनात्मक प्रतिभा दबती चली जाती है। तो परिवार, समाज और शिक्षा तंत्र इस प्रकार के हों कि वे अतीत से मुक्त होना सिखाते हों। काश अगर व्यक्ति अपने बचपन की सरलता, भोलापन बरकरार रख सके बड़ा होकर भी, तो दुनिया में अद्भुत प्रतिभाएं जन्म लेंगी। इसका ठीक विपरीत दूसरा छोर भी आपको याद दिला दूं, भविष्य से मुक्ति भी सिखाएं। क्योंकि हमें पता है सृजनात्मकता प्रकट होती है वर्तमान में, तो अतीत से मुक्ति ही पर्याप्त नहीं है। जो लोग बहुत महत्वाकांक्षा और एम्बिशन से भरे हुए हैं, बहुत ज्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड हो गए हैं, वे भी रचनात्मक नहीं हो पाते। भविष्य की वासना, कामना, ये पाना है, ये करना है, वहां पहुंचना है, यह इतना तनाव पैदा कर देती है व्यक्ति के भीतर, इतनी अशांति और बेचैनी, उद्विग्नता पैदा कर देती है कि फिर वो सृजनात्मकता प्रकट हो ही नहीं सकती। सृजनशील होने के लिए तो अत्यंत रिलैक्स्ड, बहुत विश्रामपूर्ण, शांति की स्थिति चाहिए। कल मैंने चर्चा की थी, लिक्विड्स की सतह पर सरफेस टेंशन होता है। जो व्यक्ति जितनी महत्वाकांक्षा से भरा होगा, अतीत के लक्ष्यों का ख्याल करेगा, वह उतना ही तनावग्रस्त हो जाएगा। भीतर से जो बाहर आना चाहता है वो नहा आ सकेगा। ये बातें हमें छोटे छोटे बच्चों को ही सिखानी होगी। भगवान कृष्ण जिसको कहते हैं निष्काम कर्म करो, फलाकांक्षा रहित, खेल खेल में लीलावत, नॉन सीरियस प्ले, ऐसा एटीट्यूड बचपन से सिखाएं। लेकिन अभी तो हम एम्बिशंस सिखा रहे हैं, महत्वाकांक्षा का रोग सिखा रहे हैं। हमारी पूरी स्कूल कॉलेज की शिक्षा प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा पर आधारित है कि दूसरों से आगे बढ़ो, जबकि हमें सिखाना क्या चाहिए? तुम स्वयं से आगे बढ़ो। तुम्हारे भीतर छिपी हुई टैलेंट बाहर आए, और ज्यादा, जितनी आज आ चुकी है कल इससे और ज्यादा आए, इस बात का ख्याल रखना। किसी दूसरे की नकल नहीं करनी, किसी दूसरे से कंपटीशन नहीं है, अपने से ही आगे निकलते जाना है। ये वृक्ष और ऊंचा उठे, किसी और से ऊंचा नहीं, अपने से ऊंचा। एक बिल्कुल ही नई प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। हमें विद्रोही व्यक्ति का सम्मान करना होगा। रचनात्मक व्यक्ति हमेशा रिबेलियस होता है।
हमने बहुत रूढ़िवादी परंपरावादी लोगों की पूजा की है और उसका परिणाम यह हुआ है रचनात्मकता खो गई। सृजन करना एक प्रकार का विद्रोह ही है, एक प्रकार की बगावत है। जो आज तक होता आया है उससे कुछ भिन्न मैं करने जा रहा हूं। अगर हम बहुत रूढ़िगत दिमाग वाले हैं तब विद्रोह नहीं कर पाते। ये छोटी छोटी बातें खूब अच्छे से समझनी होंगी, होश की कला सिखानी होगी। निरीक्षण करो, ऑब्जर्वेशन करो, अपने भीतर भी अपने बाहर भी, चारों तरफ घट रही घटनाओं का। जितना ही व्यक्ति कुशल होता जाएगा निरीक्षण करने में, अवलोकन करने में, उतना ही उसके भीतर से नई नई चीजें आने लगेंगी। आपने सुना होगा न्यूटन के बारे में। वृक्ष के नीचे बैठा था बगीचे में, और फल गिरा वृक्ष से टूट के, और अचानक उसके भीतर से ख्याल आया कि फल क्यों गिरा, और फिर उसने गुरुत्वाकर्षण का पूरा सिद्धांत खोज लिया। ऐसा थोड़ी कि न्यूटन के पहले फल नहीं गिरते थे। अरबों खरबों लोगों ने चीजों को नीचे गिरते देखा, लेकिन किसी ने ऑब्जर्व ही नहीं किया। वो अपने अतीत के विचारों में मगन थे, स्मृतियों में डोल रहे थे, या भविष्य के सपने देख रहे थे। ये फल को देखने के लिए तो वर्तमान क्षण में होना जरूरी है, और ऑब्जर्वेशन की एक आदत होनी जरूरी है। आश्चर्य भाव और रहस्य बोध सिखाया जाना चाहिए। हम धीरे धीरे व्यक्तियों को ज्ञानी बना देते हैं और उनके आश्चर्य भाव को नष्ट कर देते हैं। छोटे बच्चों को देखें, कितने आश्चर्य विमुग्ध होकर एक एक चीज को देखते हैं। वह बोध खत्म नहीं होना चाहिए, कहीं भीतर वो बच्चा मौजूद रहे, और तब तुम पाओगे हमने अद्भुत प्रतिभाओं को जन्म दे दिया। आज तक जितने भी प्रतिभाशाली लोग हुए हैं, अगर उनके जीवन का आप अध्ययन करें तो आप एक बात कॉमन पाएंगे, ये लोग बहुत ही आश्चर्य में जीने वाले लोग थे। जब हम वर्तमान का निरीक्षण करते हैं तो हृदय पुलकित हो जाता है। हम विमुग्ध होकर देखते हैं और तब कुछ नई दृष्टिकोण से कुछ दिखाई देता है और हमारे भीतर कुछ नए को पैदा कर जाता है। फिलहाल हमारे समाज ने ज्ञान को बहुत महत्व दिया है। ज्ञान हमेशा बासा और उधार होता है। पास्ट एक्युमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है वो उपयोगी है, उसका उपयोग करें, लेकिन वो सब कुछ नहीं है, उसको हावी ना हो जाने दें। हमारा जो स्मृति संस्थान है मस्तिष्क का, वो ज्यादा से ज्यादा एक बायो कंप्यूटर है, एक मशीन ही है, यह सब कुछ नहीं है। हमारे भीतर चैतन्यता भी है, उसे जन्मने दें और तब आप पाएंगे रोज कुछ नया हो रहा है। नित नूतनम पदे पदे, कदम कदम पर कुछ नया घट रहा है और तब जीवन में आनंद होता है, उल्लास होता है। आपने पूछा है आगे कि गहरे समुद्र में गोता लगाने वाली बात तो खतरनाक प्रतीत होती है, क्या कोई सरल सी विधि काम में लाई जा सकती है? निश्चित ही लाई जा सकती है। सदगुरु ओशो ने महाबलेश्वर में ध्यान शिविर लेते हुए उसके उद्घाटन सत्र में ही एक बहुत प्यारी विधि दी है, श्वास को रोकने वाली विधि। यह वही काम कर जाएगी जो समुद्र में गोता लगाने से होता है। ओशो कहते हैं श्वास को रोक लो बाहर छोड़कर, और तब तक रोके रहो जब तक तुम रोक सकते हो। जब बिल्कुल मजबूरी हो जाए तभी श्वास लेना, और श्वास रुकी हुई इस दशा में, योग में जिसको कुंभक कहते हैं, कुंभक करके भीतर एक ही भाव दोहराते रहो, एक ही विचार रिपीट करते रहो, जो भी तुम चाहते हो। समझो तुम कोई संकल्प जगाना चाहते हो, कि ध्यान करना चाहते हो, कि कुछ रचना करना चाहते हो, तो विजुअलाइज करो, संकल्प न करो, मान लो वैसा हो ही गया। यह बात तुम्हारे अवचेतन मन में प्रवेश कर जाएगी। साधारण रूप से जब हमारी सांस चल रही है, हमारे मन का साधारण हिस्सा, ऊपरी सतह वाला हिस्सा काम करता है बस। जब हम श्वास रोक लेते हैं, हमारे भीतर के गहरे हिस्से सतर्क हो जाते हैं, एक खतरे की स्थिति निर्मित हो गई, और ये सेल्फ क्रिएटेड हमारे द्वारा बनाई गई है। 8-10 बार इसको रिपीट करना, खासकर रात को सोते समय ये करना,
और तुम पाओगे तुम्हारे भीतर से अद्भुत सृजनात्मक ऊर्जा जन्मने लगे। बहिर्कुंभक के इस प्रयोग को अभ्यास करना, रात को सोते समय इसको करना। यह प्रयोग ओशो ने ध्यान सूत्र नामक प्रवचन माला में समझाया है। उस प्रवचन को सुनिए अथवा पढ़िए। धन्यवाद।